डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल एक कदम पर। कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन आर्थिक विकास की समझ में आज हम करने जा रहे हैं दूसरा अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने अर्थव्यवस्था के बारे में जाना था, तो आज हम उसके आगे डिटेल करेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक सेक्टर अलग अलग क्षेत्र क्या हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें जानना है कि ये अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो मनुष्य द्वारा जो की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं, और इन सभी क्रियाओं को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। क्रियाएं मतलब कि काम, मनुष्य द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उन कामों को हम दो भागों में बांट देते हैं। नंबर एक आर्थिक क्रियाएं और नंबर दो अनार्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? जो क्रियाएं धन अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहती हैं। मतलब पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाता है। उदाहरण के लिए किसान खेतों में हल चलाकर फसल उगाता है और उसे बेचकर धन अर्जित करता है। कारखाने अथवा कार्यालय का कर्मचारी अपने काम के बदले वेतन या मजदूरी प्राप्त करता है। व्यापारी वस्तुओं के क्रय विक्रय से, खरीदने बेचने से लाभ कमाता है। तो ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। इसके अलावा मनुष्य और बहुत से काम करता है, वो धन कमाने की बजाय संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं और उन्हें हम अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो इस तरह की क्रियाएं सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति, मनोरंजन या स्वास्थ्य लाभ के लिए की जाती हैं। स्वयं को खेल कूद में व्यस्त रखते हैं, घरेलू बागवानी करते हैं, जैसे आपकी माता आपके लिए घर में खाना बनाती है, आप सफाई करते हैं या अन्य काम करते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं अनार्थिक क्रियाओं के कि जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए मनुष्य जो काम करता है। तो अर्थव्यवस्था, आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के भाग हैं। तो इस अर्थव्यवस्था में हम आगे इसको 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। तो प्राथमिक जो क्षेत्रक है वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलाप, पशुपालन, खनन इत्यादि जो कार्य हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। तो ये वो क्षेत्र हैं जिसमें काम प्राथमिक उद्योगों से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हमारे को, जैसे कृषि से जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनको दूसरे अंतिम प्रकार की वस्तुओं में परिवर्तित करना, बदलना या बनाना उनसे, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग है, ऑटोमोबाइल है। तो ये सभी चीज़ें द्वितीयक क्षेत्र के उद्योगों में आती हैं। तो सीधे तौर पर कि पहले क्षेत्र में कृषि से, खनन से, पशुपालन से जो हमें उत्पादन होता है, जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनकी सहायता से हम कुछ वस्तुएं और जो बना लेते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र के तहत आती हैं। तो अब बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। तो पहले और दूसरे क्षेत्र में, जिसे हम प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, के लिए उत्पादन गतिविधियों में ये सहायक है और अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है। तो इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यातायात, वित्तीय सेवाएं, प्रबंधन, सलाह, सूचना प्रौद्योगिकी आदि, ये जो सारे कार्य हैं, जैसे कोई जॉब करता है, कोई टीचर लगा हुआ है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, तो ये सेवा का कार्य करते हैं, खुद से कोई उत्पादन नहीं करते हैं। तो ये तृतीयक क्षेत्र के कार्यों में आते हैं सारी बातें। तो ये जो क्षेत्रक हैं पहले क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र तक कैसे विकास हुआ, ये क्रमिक विकास कहा जाता है इसको, कि जो धीरे धीरे क्रमानुसार हुआ था। जैसा कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि मनुष्य पहले आदि मानव था और उसके बाद कृषि की खोज हुई और सभी लोग गांवों में कृषि पर ही निर्भर थे, और उसके बाद कैसे ये धीरे धीरे हम आज का जो आधुनिक समाज है उस तक पहुँचे हैं। तो प्राचीन काल में जो होने वाली आर्थिक क्रियाएं वो प्राथमिक
क्षेत्रक में ही होती थी। धीरे धीरे समय बदला और भोजन का उत्पादन है जो वो पर्याप्त होने लगा, फालतू होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप अन्य उत्पादों की आवश्यकता बढ़ने लगी, जिसे द्वितीयक क्षेत्र का विकास हुआ। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो द्वितीयक क्षेत्रक में तेजी से विकास हुआ। तो जब द्वितीयक क्षेत्रक विकसित हो गया तो ऐसी गतिविधियों की जरूरत पड़ने लगी जिनसे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। उद्योग धंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात के साधनों की जरूरत भी पड़ती थी। औद्योगिक जो उत्पादन है वो ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए दुकानों की जरूरत होती है। इसी प्रकार की कई अन्य सेवाओं की जरूरत होती है, जैसे कि अकाउंटेंट है, ट्यूटर है, कोरियर सेवा है, डॉक्टर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, इंजीनियर हैं। ये सभी सेवाएं जो हैं वो तृतीयक क्षेत्रक में आती हैं। तो ये तीनों क्षेत्र क्या आपस में निर्भर हैं या क्या तीनों ये क्षेत्र अलग अलग कार्य कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। पारस्परिक निर्भरता मतलब आपस में एक दूसरे पर कितना डिपेंड है, ये निर्भर हैं। तो कोई भी क्षेत्रक एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता है, यानी तीनों क्षेत्रक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसे समझने के लिए हम कपड़ा उद्योग का उदाहरण लेते हैं। तो सूती कपड़े के लिए कच्चा माल यानी कि नरमा कपास जिसे आप कहते हो आम भाषा में, उसे वो चाहिए होता है। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो खेती से मिलेगा। और कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्रक से ही आता है कच्चा माल, कपास इत्यादि। और बड़े पैमाने पर कपड़े बनाने के लिए फिर टेक्सटाइल मिल की ज़रूरत होती है, और इन मिलों के लिए मशीनें भी बनानी पड़ती हैं। तो ये सभी मशीनें जिन उद्योगों में, जिन कारखानों में बनती हैं, वो सब उद्योग द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं। कच्चा माल और तैयार उत्पाद जो हो गया है उसको लाने ले जाने के लिए ट्रकों और मालगाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। और इन सब का जो लेखा जोखा है वो रखने के लिए अकाउंटेंट और मैनेजमेंट के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और बहुत सारे लोग आप तक ये उत्पादन पहुंचाते हैं। तो ये सभी तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं। तो कुल मिलाकर तीनों क्षेत्र जो हैं वो आपस में निर्भर हैं, एक दूसरे के बिना वो स्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के कुछ अन्य वर्गीकरण भी किया जाता है, कुछ अलग अलग भागों में बांटकर भी देखा जाता है अर्थव्यवस्था को। तो सबसे पहले है संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक किसे कहते हैं? इसमें वो उद्यम या कार्य आते हैं जहां पर रोजगार की जो अवधि है वो निश्चित होती है। ये सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों व विनियमों का अनुपालन करते हैं। उन्हें सरकार की नीतियों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, कि जैसे भविष्य निधि है, छुट्टियों का प्रावधान है, उनको चिकित्सा लाभ और बीमा आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। असंगठित क्षेत्रक जो छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती हैं, इनसे निर्मित होता है। यहाँ प्राय सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता। इस सेक्टर में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उन्हें छुट्टी, चिकित्सा लाभ, बीमा आदि के बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं। उनको ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसमें अधिकांश जो परिसंपत्ति है उस पर सरकार का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि आपके सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, रेल है, रोडवेज की बसें हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन आते हैं। निजी क्षेत्र जिसे हम प्राइवेट भी कह देते हैं, तो वो क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। तो पिछले अध्याय में भी हमने किया था सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य है वो उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी
कहते हैं, जीडीपी कहा जाता है जिसे। तो अब हम देखेंगे कि भारत में पिछले 40 वर्षों में जो सबसे अधिक वृद्धि हुई है वो तृतीय क्षेत्रक में हुई है। तो इस तीव्र वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे कि सेवाओं का समुचित प्रबंधन, परिवहन, भंडारण की अच्छी सुविधाएं, व्यापार का अधिक विकास हुआ है, शिक्षा की उपलब्धता आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिसके कारण जो तीसरा क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, सेवा क्षेत्र जिसे कहते हैं, उसमें वृद्धि हुई है। तो याद रखने योग्य शब्दावली जो इस अध्याय में आई है कुछ उस पर हम चर्चा करेंगे। अल्प बेरोजगारी की, अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगार तो वो है जिसे कोई काम धंधा नहीं मिल पाता है, वो बिना काम के रहता है, उसे बेरोजगार कहते हैं। अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? कि जब काम करने योग्य व्यक्तियों को पूरे समय के लिए काम नहीं मिलता, अर्थात थोड़े समय के लिए काम मिलता है। कृषि क्षेत्र में जो अल्प बेरोजगारी की समस्या है वो अधिक है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उसके उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस अल्प बेरोजगारी को या इस प्रकार की जो बेरोजगारी है इसे प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार किसे कहते हैं? कि जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो उन्हें शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक जिसने किसी कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो कुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। अकुशल श्रमिक जिन्होंने कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है वो अकुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के अध्याय में सिर्फ इतना ही। आगे और अध्यायों की जानकारी हासिल करने के लिए, सीखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल एक कदम पर। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एक कदम। धन्यवाद।